हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक वेक्टर को। ऑलरेडी वेक्टर्स के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट लिखा है, तो उस स्टेटमेंट को देखते हैं। यहां लिखा है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट कैन बी represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। चलिए, अब क्या है ये जो स्टेटमेंट लिखा है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में तो उसे अब हम क्या है फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए, हमारे पास दो वेक्टर्स है। पहला वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा है क्यू वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस पी वेक्टर को उठाकर यहां लेकर आए शिफ्ट करके, इस क्यू वेक्टर को भी शिफ्ट करके यहां लेकर आए। अब ध्यान से करना ये है, जो ये पी वेक्टर का टेल है, इसी टेल से क्या करना है, इस क्यू वेक्टर के टेल को जोड़ना है। यहां देखिए, यहां पर पी वेक्टर है और इस पी वेक्टर का टेल यहां है। इस पॉइंट पर ही क्यू वेक्टर के टेल को रखना है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है ए। और जैसे ही यहां पर हम इन दोनों वेक्टर को यहां रखते हैं, इसके टेल पर, इस वेक्टर P के टेल पर वेक्टर Q को रखते हैं, तो वहां पर ये वेक्टर Q और ये वेक्टर P जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहां ध्यान से पहले ये जान लीजिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही यहां पर इस पॉइंट से ये वेक्टर निकल रहा है, इसी पॉइंट से ये वेक्टर क्यू निकल रहा है, तो यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, क्योंकि दो वेक्टर ना, दो वेक्टर का हमने कल देख लिया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो उसी तरह यहां पर दो वेक्टर थे, इसका कुछ रिजल्टेंट निकलेगा। तो रिजल्टेंट जो है यहां पर वो रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि इस साइड क्यू और इस साइड पी से बनेगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे चल के इसका प्रूफ कैसे होगा। अब चलिए यहां पर हम प्रूफ देखते हैं। यहां पर कुछ लाइंस लिखे हैं, ये लाइंस आप जब एग्जाम में करेंगे ना, आप इन सभी लाइंस को क्या है लिखेंगे। वैसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, यहां लिखा क्या है। यहां यही लिखा हुआ है कि हमने एक वेक्टर P लेट कर लिया जिसको नाम दे दिया है AB, एक वेक्टर Q लेट कर लिया जिसको नाम दे दिया है AD, और यहां पर पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के थ्रू जो हमारा रिजल्टेंट है यहां पर वो दिखा रहा है यहां क्या, पैरेललोग्राम का डायगोनल। और ये दोनों साइड क्या है, पैरेललोग्राम के एडिसेंट साइड हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर जैसे ही वेक्टर Q और वेक्टर P एक पॉइंट से निकल कर आया, उसी पॉइंट से रिजल्टेंट भी निकल कर आया। तो ध्यान देंगे, यहां खाली हमारे पास दो ही साइड है पैरेललोग्राम का। तो क्या करेंगे हम, यहां इस पॉइंट पर, जहां पर इस वेक्टर Q का एरो है ना, इस पॉइंट से क्या करेंगे हम, डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करके पॉइंट C पर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट C से वापस से क्या है, यहां पर एक लाइन खींचेंगे जिसका हेड क्या है, पॉइंट C पर ही रहेगा। इस पॉइंट B से निकलेगा ये लाइन, यानी इस वेक्टर का जो टेल होगा वो वेक्टर P के हेड पर होगा, यानी पॉइंट B पर होगा। और इस वेक्टर Q, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ऑपोजिट साइड अगर ये Q है तो इसका भी लेंथ कितना होगा, Q ही होगा। अगर ये P है तो इसका भी लेंथ P ही होगा। और ये क्या है, अपना रिजल्टेंट है। और दूसरी बात ये कि यहां पर अब हम जो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे ध्यान से देखिए। जो काम हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था, एज इट इज सेम टू सेम यहां ही करना है। जो डेरिवेशन हमने वहां डिराइव किया, सेम टू सेम डेरिवेशन यहां है। कोई चेंज नहीं है डेरिवेशन के अंदर, और ना ही यहां जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसके अंदर चेंज है। अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन देखा होगा, तो ये डेरिवेशन आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जो वहां किया है हमने एज इट इज सेम काम यहां कर रहे हैं। बस खाली यहां क्या है, दो ट्रायंगल्स जुड़कर एक पैरेललोग्राम बन गया, वहां खाली एक सिंगल ट्रायंगल था। होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर जो ये दोनों साइड देखिए, इन दोनों साइड को देख रहे हैं, तो ये दोनों साइड क्या, थोड़ा टिल्ट है ना, थोड़ा टिल्ट है मतलब थोड़ा एंगल पे मुड़ा हुआ है। तो जब मुड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहां पर जो ये एंगल है इसे हमने थीटा मान लिया, और यहां पर ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल हैं। जैसे ही लाइन पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हमेशा बराबर होता है। अगर ये एक एंगल थीटा पे टिल्ट है तो ये लाइन भी एक एंगल थीटा पर ही टिल्ट होगा अपने बेस से। होप सो बात आप समझ रहे होंगे।
और दूसरी बात, अब हम क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन ए बी को क्या है एक्सटेंड कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं इस पॉइंट सी से जब हम एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर रहे हैं तो कहीं इस लाइन ए बी पर आके ई पर कट कर रहा है, यानी इस पॉइंट को क्या हमने ले लिया है, ई ले लिया, और कितने एंगल पे कटा था, 90 डिग्री पर। अब ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, बीईसी अपना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो क्या है यहां पर हमने एक एंगल थीटा लेट कर लिया है, यानी एक एंगल 90, दूसरा एंगल में थीटा लेट किया, तो ये तीसरा एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। चलिए, तो अभी मैंने आपको समझा दिया, अगर ये एंगल थीटा पे टिल्ट किया है, अगर मैंने इसको थीटा लेट किया है, अगर ये एंगल थीटा पे टिल्ट किया है, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो जब पैरेलल है तो एंगल्स दोनों का बराबर होगा। अगर ये थीटा एंगल पे टिल्ट है तो ये लाइन भी क्या है, थीटा एंगल पर ही क्या होगा, टिल्ट होगा। उसके बाद ध्यान से, उसके बाद क्या है, ये जो हमारा रिजल्टेंट है ना, तो ये रिजल्टेंट का तो अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एक वेक्टर है और वेक्टर के पास अपना एक डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल निकालकर। हमने पिछले में भी देखा था वेक्टर लॉ क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि वहां पर क्या है, जो रिजल्टेंट है उसका जो हम डायरेक्शन दे रहे थे, उसका डायरेक्शन हम एंगल से ही बता रहे थे, tan बीटा निकालकर, है ना। तो उसी तरह क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट का अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका अपना कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन हम एंगल से बताते हैं। तो ये रिजल्टेंट का क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए हम कुछ एंगल बीटा यहां लेट कर लेते हैं, ये किसी एक एंगल बीटा पर बना हुआ है। अब चलिए, जब इतना सब कुछ हमने कर लिया है, तो अब क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं। अब देखिए, यहां पर हमारा वो जो फिगर है जो हमने पीछे देखा, वही फिगर यहां है। अब इसी फिगर पर क्या है, हमें काम करके डिराइव करना है डेरिवेशन को। अब ध्यान से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एईसी को, इस फिगर में ध्यान से देखिए, एईसी यहां पर ई पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एईसी में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, एसी, यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना हो गया, एई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ईसी का होल स्क्वायर। यहां पर हमने इतना लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एई जो है दो साइड्स को जोड़कर बना हुआ है। कौन कौन से साइड्स, ए बी प्लस बीई। तो हम क्या करते हैं, एई को ब्रेक कर लेते हैं ए बी प्लस बीई में। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एई की जगह ए बी प्लस बीई का होल स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही यहां पर ए बी प्लस बीई का होल स्क्वायर हो गया, तो तभी नजर आया यहां पर, अगर इसमें ए बी को कंप्लीट ए मान लू प्लस बी को कंप्लीट बी मान लू, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। तो अब क्या है, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीई का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बीई प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एज इट इज पहले से ही यहां पर है। अब ध्यान से, अब देखिए यहां पर इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी में, यहां पर भी ई पर ही राइट एंगल है। अब देखिए यहां पर अब हमें दिख रहा है ट्रायंगल बीईसी में, यहां पर अब देखिए यहां एंगल है थीटा। इस थीटा से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यहां से हम ये जो हमारा हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम यहां से रिलेशन निकालेंगे बेस बीई का और यहाँ परपेंडिकुलर सीई का। तो अब देखिए यहां पर है ट्रायंगल बीईसी में कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर, बीई, हाइपोटेनस कितना है अपना, बीसी। बीसी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो देखेंगे बाद में। तो लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, बीसी। तो हमने लगा लिया cos थीटा इक्वल टू बीई अपॉन बीसी। तो यहां से बीई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बीसी को cos थीटा से क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बीई की वैल्यू कितनी होगी, बीसी इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर जैसे ही हमारे पास बीसी का वैल्यू निकला, बीई का वैल्यू निकला बीसी इंटू कॉस थीटा, तो अब इस बीई की वैल्यू को हम उठाकर क्या करेंगे, जो हमारे ये रिलेशन आया है इस जगह पर सब्सटीट्यूट करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहां पर है हमारे पास ये वाला पूरा टर्म लिखा हुआ। एक नजर और डालिए, आप नजर ये डालिए कि यहां लिखा है बीई का होल स्क्वायर और यहां लिखा है सीई का होल स्क्वायर। अगर इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहां है, इसको मैं वापस यहां ड्रॉ कर दिया हूं, देखिए बीईसी में अगर मैं इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाऊं तो यहां हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर इक्वल टू बीई का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस सीई या ईसी कुछ भी बोलिए उसका स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तभी यहां नजर पड़ा, यहां लिखा है बीई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, यहां दिखा बीई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर कंप्लीट इन दोनों को ऐड करके यहां पर डायरेक्ट बीसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखा है बीई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, इन दोनों की जगह डायरेक्टली हम बीसी का स्क्वायर यहां पर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब ये रिलेशन देखिए, जो ऊपर एसी का स्क्वायर इतना बड़ा लिखा था वो अब देखिए कन्वर्ट होकर क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर एज इट इज यहीं रह गया। दूसरी जगह पर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, हम यहां से डायरेक्टली बीसी स्क्वायर लिख सकते, तो हमने लिख लिया बीसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो एज इट इज ए बी लिखा। लेकिन अब ध्यान से यहां पर है बीई, और बीई की वैल्यू हमने क्या है, ट्रायंगल बीईसी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल यहां पर, तो उससे हमने क्या किया, बी की वैल्यू निकाल ली। कितना आ गया, बीसी इंटू कॉस थीटा। तो इस बी की वैल्यू को हम क्या यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा बीसी इंटू कॉस थीटा। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर है ए बी स्क्वायर। अब इस फिगर में आइए, इस फिगर में ए बी की कितनी वैल्यू है, ये वेक्टर पी वेक्टर है ना। लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पी। तो मतलब हमें यहां पर क्या है, इसके लेंथ से मतलब है, लेंथ में मतलब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिर्फ पी हो जाएगा। तो यहां हमने क्या किया, ए बी के जगह पर पी रख लिया, यानी पी का स्क्वायर। उसी तरह बीसी है, अब ध्यान दीजिए बीसी को देखिए, बीसी का वैल्यू कितना है, क्यू वेक्टर, यानी इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए क्यू। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, क्यू का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस वापस से यहां पर भी ए बी बी सी है, तो पी क्यू हमने देख लिया, यहाँ का मैग्नीट्यूड है तो पी क्यू लिख लिया यहां पर, और कॉस थीटा तो हाँ पहले से कॉस थीटा यहां लिख लिया। अब यहां बचा एसी का स्क्वायर। अच्छा एसी क्या है जरा देखिए, एसी अपना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का कितना है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ आर इसका मैग्नीट्यूड है, एरो ऊपर से छोड़ेंगे तो कितना हो गया, आर स्क्वायर। यहां से जो अब ये निकल कर आ गया ना, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है, यहां पर रिजल्टेंट के ऊपर जो स्क्वायर है इसको इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां से हमारा क्या है, वहां से हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या किया हमने, इस स्क्वायर को इधर जब शिफ्ट किया तो हमारा यहां पर सबके ऊपर क्या है, टोटल एक अंडर रूट आ गया, और यहां से जो आर की वैल्यू आई है यही है अपनी क्या, रिजल्टेंट की वैल्यू। चलिए यहां पर हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो निकाल लिया, इस पर क्या है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब रिजल्टेंट का अपना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अभी देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड आएगा तो इसका अपना डायरेक्शन भी होगा, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना, उसको हम क्या है स्टडी कर लेते हैं और उसे एनालाइज करते हैं कि आखिर क्या है ये। अब चलिए यहां पर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकला है ना, इसी पर क्या है, यहां पर दिख रहा है हमें कॉस थीटा, मतलब यहां एक एंगल भी है, यहां पर सभी कांस्टेंट वैल्यूज तो हैं जो भी है वेक्टर के अपने मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां पर एक एंगल दिखा जो है थीटा। अब इस एंगल को हम जब वेरी करना शुरू करेंगे तो ये सारा रिजल्ट क्या है, वेरी करना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज क्या है, हमें इन स्पेशल केसेस में एनालाइज करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला केस है जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब वैल्यू थीटा की 0 होगी तो उस केस में जो हमारे पास दोनों वेक्टर हैं, वो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, एक तरफ होगा। मतलब एक तरफ अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन है तो वहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को आप ख्याल रखिएगा, काफी जगह यूज भी होगा ये। अब ध्यान से, जैसे यहां पर थीटा 0 डिग्री हो गया, हम क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे यहां पर cos 0 डिग्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 डिग्री पर 1 होता है। तो मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है। तो यहां आप देखिए पुट कर दिया हमने, ये वैल्यू हो गई 1 होते ही 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही आ जाएगा। मतलब 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो हमने 2pq ही आ गया। और यहां पर p स्क्वायर है प्लस q स्क्वायर है प्लस 2pq के कंप्लीट के ऊपर अंडर रूट है। अब ध्यान से गौर से देखिए एक चीज, अगर इस p स्क्वायर को अगर मैं a स्क्वायर मान लूं, अगर इस q स्क्वायर को मैं b स्क्वायर मान लूं, तो यहां पर प्लस के बाद लिखा है 2ab, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन यहां पर p और q लिखा है, तो ये फॉर्मूला किसके टर्म में बनेगा, p और q के टर्म में। मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा और उसके ऊपर क्या है, ये अंडर रूट, तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होगी कि एक्सपोनेंट पर कितनी चढ़ती है, 1/2। तो उस 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस स्क्वायर से मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा। जैसे ही स्क्वायर से ये अंडर रूट हटेगा तो क्या है, सिर्फ कितना बच जाएगा हमारे पास, p प्लस क्यू, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, p प्लस क्यू। किस केस में, जिस केस में हमारा थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर जो हमारा अगला केस है वो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो मतलब थीटा की जगह हमें 90 डिग्री रख लेना है। और हमें पता है क्या, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जैसे ही cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से, जैसे ही यहाँ 0 हो गया तो 0 को अब किसी भी टर्म से ऐड कीजिए, उस टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो सिर्फ बचकर कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उसके ऊपर तो पहले से ही अंडर रूट लगा हुआ है। तो यानी जब हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस होगा तो वहां पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और एक चीज यहां पर समझ लीजिए, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में हमारा जो दो वेक्टर होगा ना वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। होप सो आप इतनी बातें समझ गए होंगे। चलिए अब अगले केस को देखते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला केस है वो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। देखिए ना, जैसे ही यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे हो गया तो दूसरे वेक्टर को ऐसे होना होगा, तभी तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। होप सो आप बात समझ रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। मतलब दोनों वेक्टर को आपस में ऑपोजिट होना होगा, तभी तो दोनों के बीच का क्या है, एंगल जो बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान से, यहां पर जैसे ही थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, हम थीटा की जगह 180 डिग्री पुट कर देंगे। और यहां पर cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ध्यान से इसे आप ध्यान में रखिए कि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो जैसे ही यहां पर -1 पुट हो गया तो माइनस प्लस, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -2pq हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। ये वापस से हमें फॉर्मूला बनता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार किसका बनेगा, इस बार बनेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, तो इस स्क्वायर से क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो जब हमारा एंगल 180 डिग्री होगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी p माइनस क्यू। होप सो आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहां पर, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। यानी हमने अभी जो रिजल्टेंट निकाला, जो फॉर्मूला पीछे निकाला था, वो तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो इस पॉइंट से किसी एक एंगल पर टिल्ट होकर गया है। यानी वो एंगल हमने कितना लेट किया था, हमने लेट किया था बीटा। तो अब ध्यान से वापस से इस बड़े ट्रायंगल को देखिए, AEC ट्रायंगल, ये क्या है, ई पर राइट एंगल है। अब ध्यान से यहां पर रिजल्टेंट जो गया है वो बीटा एंगल पर गया है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, निकालेंगे tan ऑफ एंगल बीटा की वैल्यू। यानी tan ऑफ एंगल बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल AEC के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया, CE, यानी परपेंडिकुलर हो गया अपना भैया CE। और बेस चाहिए तो बेस हो गया AE, तो हमने लिख लिया AE। तभी फिर नजर पड़ा कि AE को हम ब्रेक करके दो साइड में लिख सकते हैं, कितना, AB प्लस BE। तो हमने AE को ब्रेक किया, लिख दिया AB प्लस BE। अब ध्यान से, अब यहां पर वापस से इस छोटे ट्रायंगल पर आइए। ये जो यहां छोटा ट्रायंगल है ना, BEC, राइट एंगल किस पर, ई पर, एंगल यहाँ क्या गिवन है, थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इसे मैंने यहां से वापस से रीड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, दिखा हमें CE। अच्छा, CE है, यहां नजर गया भैया अपना CE है। तो इस CE को हमें क्या करना है, हमें करना है वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट। यानी वेक्टर हमारा यहां पर, हम इस छोटे ट्रायंगल को देख रहे हैं, BC साइड को देखिए, BC साइड का वेक्टर क्या है, Q वेक्टर। लेकिन यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिर्फ क्या, Q। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से, यहां से हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन देगा हमारा साइन ऑफ थीटा एंगल, है ना। यानी साइन थीटा दे देगा, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, CE, और हाइपोटेनस कितना है, BC, लिख दिया हमने BC। तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC इंटू साइन थीटा। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। इसीलिए क्या किया हमने, यहां पर CE की जगह यहां पर रिप्लेस कर दिया BC इंटू साइन थीटा से। अब चलिए यहां पर दिखा हमें AB, तो अभी ध्यान दिया, यहां AB का मैग्नीट्यूड क्या है, AB का मैग्नीट्यूड है P। ये वेक्टर P वेक्टर है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इसके पास वो है P। तो हमने क्या किया, AB की जगह क्या पुट कर दिया यहां पर, P। अब ध्यान से, यहीं पर फिर नजर गया BE पर। अच्छा, BE को जरा ध्यान से देखिए, वापस से इस ट्रायंगल में BE दिखा, BE
को हमको क्या है, इस यहाँ पर जो वेक्टर है उसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ वहां पर हमें कौन सा रिलेशन मिलेगा, यहाँ पर रिलेशन मिलेगा हमें कॉस ऑफ एंगल थीटा, यानी कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बीई और हाइपोटेनस कितना है बीसी, बीई अपॉन बीसी लिख लिया। तो इस बीसी को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी बीई की। तो क्या किया हमने, फिर यहाँ पर बीई के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, बीसी इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहां लिखा है अपना बीसी, है ना, क्या लिखा है यहाँ बीसी, और यहां लिखा है साइन थीटा। अगर आपको सही से दिख रहा होगा इस फिगर के अंदर, तो बीसी की यहां पर वैल्यू देखिए कितनी है, बीसी, बीसी का वेक्टर है क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ क्यू होगा, इसीलिए यहां बीसी के जगह हमने रिप्लेस कर दिया क्यू, साइन थीटा एज इट इज साइन थीटा है। ए बी के जगह हमने देख लिया इसका यहाँ पी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ पी होगा, तो यहाँ पी पुट कर दिया। यहाँ दिखा हमें बीसी, यहाँ पर फिर नजर गया बीसी पर, फिर इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने क्यू और कॉस थीटा, तो इतना था। यानी यहाँ से हमारा जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का, उसका फॉर्मूला निकल कर आ गया, tan ऑफ एंगल बीटा इक्वल टू क्यू इंटू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिस तरह अभी हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालकर कुछ स्पेशल केसेस देखे, अब चलिए देखते हैं डायरेक्शन के भी कुछ स्पेशल केसेस को। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा स्पेशल केस है उस पर नजर डालते हैं। पहला क्या है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अच्छा, tan ऑफ एंगल बीटा का फॉर्मूला जो हमने देखा अभी निकालकर, वहां पर थीटा भी प्रेजेंट था, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो थीटा इक्वल टू 0, तो हमने थीटा की जगह 0 0 रख दिया। अब ध्यान से यहां पर न्यूमरेटर को देखिए, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री कितना होता है, वैल्यू कंप्लीटली 0 होता है। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 0 हो गया यानी न्यूमरेटर। अब 0 से आप कुछ भी डिवाइड कर दीजिए, भैया वैल्यू 0 ही रह जाएगा। मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू, इस साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री के होने की वजह से कंप्लीट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसीलिए tan ऑफ एंगल बीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0। अब ध्यान से, tan बीटा 0 के बराबर है, तो आखिर tan का कौन सा वो डिग्री है जहां पर tan थीटा 0 होता है, तो यानी वो है tan ऑफ 0 डिग्री। यानी tan ऑफ 0 डिग्री पर tan थीटा भी क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान से, tan बीटा 0 के बराबर, 0 tan 0 डिग्री के बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में, tan बीटा और tan 0 डिग्री आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। मतलब यानी यहां पर हमें दिखा बीटा, यहां दिखा 0, यहां दिखा tan, यहां दिखा tan, मतलब दोनों एक जैसा ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, इस 0 डिग्री के बराबर होगी, तभी क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसीलिए बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0 डिग्री निकल कर आ गई। होप सो बात आप समझ गए होंगे कि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो tan ऑफ थीटा में जो यहाँ बीटा है ना, ये जो tan ऑफ एंगल बीटा प्रेजेंट है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 0 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर 90 डिग्री होगा जब थीटा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा tan ऑफ एंगल बीटा निकल कर आएगा वो आ गया अपना Q बाय P। उसी तरह यहाँ पर तीसरा केस भी है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन ऑफ 180 डिग्री होता है, उसका वैल्यू 0, और कॉस ऑफ 180 डिग्री हमने देखा था -1 होता है। लेकिन सबसे पहले न्यूमरेटर को ही ध्यान दीजिए, जैसे ही 180 डिग्री 0 हुआ, 0 से Q मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 न्यूमरेटर में आ गया। न्यूमरेटर से आप कुछ भी डिवाइड कीजिए, कंप्लीट वैल्यू भैया 0 हो जाएगी। और अभी हमने देखा कि जब यहाँ पर tan ऑफ एंगल बीटा 0 होता है तो बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 0 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 0 डिग्री। होप सो आपको सब कुछ, ये सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल वेलोसिटीज हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू 3/2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ईदर वेलोसिटीज, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, बोल रहा है हमारे पास 2 इक्वल वेलोसिटीज है। चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास पहला वेलोसिटी p है और दूसरा वेलोसिटी क्या है, q है, और दोनों वेलोसिटीज क्या है, आपस में इक्वल है। चलिए दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों वेलोसिटीज को कुछ लेट कर लेते हैं x के बराबर। हमने क्या कर लिया, दोनों वेलोसिटीज को क्या मान लिया, x के बराबर। अब चलिए, अब बोल रहा है दोनों इक्वल वेलोसिटीज क्या हैं, उनका जो रिजल्टेंट है ना वो 3/2 टाइम्स है वैल्यू ऑफ ईदर वेलोसिटीज। यानी दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट क्या है, 3/2 टाइम्स है। इट मींस यहां जो हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू है वो यहां पर कहना चाह रहा है वो है 3/2 टाइम्स। यहां पर जो वेलोसिटीज गिवन है वो कितना माना है हमने, x माना है, तो इधर वेलोसिटीज के वैल्यू के 3/2 टाइम्स है। मतलब हमारा वेलोसिटी जितना भी है यानी x हमने लेट किया है, तो उसका 3/2 टाइम्स जो है वो क्या है, अपना रिजल्टेंट है।
होप सो आपको इतनी बातें अब क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करना है, हमें क्या कर निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब बोल रहा है हमारा जो दोनों वेलोसिटीज है उसके बीच का एंगल निकाल कर दीजिए। अच्छा, अभी अभी तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा है, चलिए डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, पी क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, रिजल्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, यहां लगा लेते हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2x। अब ध्यान से, अब यहां पर क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू अपनी 3/2x, तो यहां पर हम रख देते हैं 3/2x। अब ध्यान से, थोड़ा सा मैं स्टेप क्या है रिड्यूस कर रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर इक्वल टू के इधर अंडर रूट है, इस अंडर रूट को अगर मैं उस तरफ भेज दूं तो उस तरफ क्या हो जाएगा, जाकर उस तरफ हो जाएगा ये स्क्वायर, और इधर आरएचएस से हमारा ये अंडर रूट का झमेला जो भी है वो खत्म ही हो जाएगा ना। सारी टेंशन इस सॉल्व हो गई हमारी इस अंडर रूट की। जैसे ही हमने इस अंडर रूट को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया, इस तरफ जाके इधर जाकर ये स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, पी और क्यू की वैल्यू कितने बराबर है, यहाँ पर वैल्यू बराबर है ये एक्स के, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी यहां पर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स और यहां हो जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, 3/2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा भैया अपना 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना x और x का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर x स्क्वायर। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां लिखा है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। चलिए प्लस यहां हो गया 2 तो लिख लिया हमने 2, यहां है x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया क्या, कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर भी एक्स स्क्वायर दिखा, यहां पर भी एक्स स्क्वायर दिखा, तो मैं क्या करता हूं, इस 2x स्क्वायर को उधर ले जाकर शिफ्ट करता हूं, तो कितना हो जाएगा 9/4x स्क्वायर। ध्यान दीजिए 9/4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू यहां हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और यहां पे कितना हो जाएगा अपना, सॉल्व करेंगे इसको 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए 9 में से 8 गया भैया, बचेगा 1, यानी x स्क्वायर बाय 4 बच गया, यहां कितना बच गया, x स्क्वायर अपॉन 4 बच गया यहां, और यहां पर कितना बच गया अपना 2x स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। सॉरी ये इक्वल टू पड़ गया, यहां पर होगा ये मल्टीप्लाई, कितना हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब ध्यान से, इधर भी x स्क्वायर दिखा, इधर भी x स्क्वायर दिखा, तो क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को उड़ा देंगे, यानी कट गया। और यहां पर दिखा 2 और यहां निकालना था हमें एंगल की वैल्यू, तो इस एंगल को अपने को फ्री करना होगा, इसे फ्री करना होगा तो इस 2 को ले जाकर यहां डिवाइड करना होगा। तो चलिए मैं यहीं लिख देता हूं, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/8। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एंगल की वैल्यू कितनी है, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां cos थीटा इक्वल टू 1/8 है, तो हमें निकालना था थीटा की वैल्यू। तो जैसे ही यहां थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो इस cos थीटा को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे, और जब हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में इक्वल टू के इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शिफ्ट करते हैं ना एंगल को बचाकर, तो ये इधर जाकर इनवर्स बन जाता है, ये हो जाएगा यहां पर cos इनवर्स, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/8, यानी थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1/8, जो कि हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। होप सो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां क्या लिखा है, एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेज a प्लस बी एंड a माइनस बी एक्ट so that their resultant is अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहां पर क्या है, हमें वापस से एंगल फाइंड करना है, और यहां पर दो फोर्स दिया हुआ है। क्या दिया है, पहला फोर्स दिया है a प्लस बी और दूसरा फोर्स दिया है a माइनस बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इतना दे रखा है। अब चलिए यहां पर अभी हमने फॉर्मूला देखा ही है, यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है, यहां रख देते हैं रिजल्टेंट की जगह, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, है ना। अब चलिए यहां पर बी सही से कर देता हूं मैं, इक्वल टू कितना है, p का वैल्यू कितना दिया है, a प्लस बी, तो भैया यहां पर पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस q का वैल्यू दिया है a माइनस बी, यहां हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, कितना हो गया a माइनस बी। अब ध्यान से प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, यहां पर p है a प्लस बी और यहां पर q है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना।
चलिए, और एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल अपना भैया कॉस थीटा है। अब इतना होने के बाद अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, वापस से यहाँ अंडर रूट दिखा, यहाँ स्क्वायर दिखा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ यहाँ वैल्यू बच जाएगा अपना 3a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लेंगे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना हो गया अपना। फिर क्या करना है, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा है एज इट इज इतना लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिखा हमें 2ab पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर हमें दिखा 2ab नेगेटिव साइन के साथ, मतलब दोनों सेम है, बस खाली साइन क्या है, ऑपोजिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएंगे। अब वापस से ध्यान दीजिए, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। इस 2a स्क्वायर को अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करूं तो यहाँ पर 2a स्क्वायर पॉजिटिव था, क्यों, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर भी पॉजिटिव है, यहाँ a स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ऐड होकर 2a स्क्वायर हो गया, यानी पॉजिटिव 2a स्क्वायर हो गया। उसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आते ही हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ है अपना 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर से जब ये 2a स्क्वायर माइनस होगा तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो यानी यहाँ सिर्फ बच जाएगा कितना a स्क्वायर। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, यहाँ पर लिखा है अपना बी स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा है अपना बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2b स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, अगर इक्वल टू के इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ क्या है b स्क्वायर। अब -2 और 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस तो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर -2b स्क्वायर, यानी 2 बड़ा नंबर है और उसके पास माइनस साइन है, तो मतलब -2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना -b स्क्वायर। होप सो बातें क्लियर हो गई। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूं किधर शिफ्ट करना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा, है ना। चलिए, उसके बाद जब इतना हमने कर लिया तो इधर आरएचएस में सिर्फ कितना बच गया, ये वैल्यू बच गई। ये वैल्यू कितना हो गया 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां हो गया कितना अपना कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब दोनों साइड से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर खत्म ही हो गया। जब यहां कैंसिल हो गया, यहां कितना बच गया 1 बच गया। अब देखिए, यहां पर हमें एंगल निकालना है, एंगल निकाला तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 से इसको फ्री करना होगा, तो क्या करना होगा 2 हम ले जाके नीचे डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा अपना यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाफ। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब ध्यान से, यहां पर कॉस थीटा का वो कौन सा थीटा का वैल्यू है जिस पर कि कॉस थीटा 1/2 होता है, ध्यान से, तो कॉस थीटा का तभी ख्याल आया, कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब ध्यान से, कॉस थीटा 1/2 के बराबर, 1/2 कॉस 60 डिग्री के बराबर, मतलब कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा ना। फिर नजर आया, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां थीटा, यहां 60 डिग्री, मतलब यहां पर थीटा को 60 डिग्री होना पड़ेगा, उसी केस में कॉस 60 डिग्री जो है कॉस थीटा के बराबर हो सकता है। तो यहां से भैया अपना थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, थीटा का वैल्यू निकल कर आ गया 60 डिग्री। होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको आज समझाया। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।